हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो वाईएस अकेडमी यूट्यूब चैनल और हमारी ग्रेट इंडियन थिंकर की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी सीरीज़ के अंदर 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर को कवर कर रहे हैं ताकि आपके यूपीएससी और बाकी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आपके प्री या मेंस पर्सपेक्टिव में थिंकर्स के ऊपर पूछे जाते हैं आप उनको ईजिली आंसर कर सकें। और आज इसी डायरेक्शन में हम जिस पर्सनैलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। हम सभी इस नाम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन हम फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर देखते हैं वो वाकई में लाजवाब रहा है। और ख़ास करके अगर मैं इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करूं तो दादा भाई नौरोजी वो हमारे पहले उस समय के नेशनलिस्टिक लीडर रहे हैं जिन्होंने अपना ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के मीडियम से द वे द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉयटेटिव द इंडियन इकॉनमी एंड द इंडियन पीपल्स एंड वर मेकिंग इंडियन एंड इट्स पीपल पुअर, उसको जो था उसे नेशनल लेवल के ऊपर एक्सपोज किया। तो चलिए आज इस ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में हम थोड़ा और लर्न करते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को जो था डेडिकेट किया फॉर द काज ऑफ द नेशन। दादा भाई नौरोजी जी का जो बर्थ था वो 1825 में प्रीस्टली पारसी फैमिली थी बॉम्बे की, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ। इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग का एजुकेशन था वो एल्फिंस्टन कॉलेज जो बॉम्बे का था वहाँ से इन्होंने किया और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हुए ये अपने उसी इंस्टीट्यूशन में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन में एज ए हेड असिस्टेंट जो थे वो अपॉइंट भी हुए। बाद में जब ये एल्फिंस्टन कॉलेज को इन्होंने बाद जब इसको शिफ्ट किया गया टूवर्ड द एल्फिंस्टन कॉलेज तो तब इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया एज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलॉसफी। दादा भाई नौरोजी की शादी बड़ी उस समय यंग एज में इनकी हो गई थी एट द एज ऑफ 11 और इनकी शादी 7 साल की एक पारसी लड़की गुलाबी के साथ इनकी हुई थी। एंड वी नो एट दैट टाइम के चाइल्ड मैरिज जो थी इट वाज वेरी मच प्रिवेलेंट इन सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। 1855 में दादा भाई नौरोजी जो थे ये इंग्लैंड गए एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कामा एंड कंपनी। ये पहली हमारी एक ऐसी इंडियन फर्म थी जिन्होंने अपनी लंदन में अपनी एक ब्रांच ओपन की थी, बल्कि वहाँ पे ज्वाइन तो किया लेकिन ज़्यादा समय वहाँ पे नहीं दे पाए और इन्होंने अपनी उस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। वहीं पर ही लंदन में रह के ही वॉज अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ गुजराती एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन हियर। और 1859 में इन्होंने अपनी एक खुद की फर्म भी स्टार्ट की दैट वाज दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी, जो कुछ समय तो बहुत बढ़िया चली लेकिन उसके कुछ समय बाद इट वाज नॉट डूइंग वेल और ये जो थी इट रेन टुवर्ड इट्स द बैड डे। इसके बाद दादा भाई नौरोजी जी ने उस समय जो हमारे देश के पॉलिटिकल या इकोनॉमिक मुद्दे थे जो उस समय इंडिया फेस कर रहा था उसके ऊपर फोकस किया एंड ही मेक ए डिटरमाइंड डिसीजन टू एजुकेट द पीपल इन इंग्लैंड अबाउट द प्लाइट ऑफ द इंडियन पीपल। क्योंकि उस समय हमारे जो मॉडरेट लीडर थे, चाहे दादा भाई नौरोजी की बात करें या फिरोज शाह मेहता या उमेश चंद्र बैनर्जी की बात करें, उनका एक मानना था कि अगर हम ब्रिटिश को इंडियन मास्टर्स की और इंडियन की जो हमारी रियल प्रॉब्लम है अगर हम उनको समझा सकें और सही ढंग से बता सकें तो जो ब्रिटिश है दे कुड मेक द बेटर लॉ इन इंडिया और इंडिया की गवर्नेंस बेटर हो सकती है। सो स्टार्टिंग में मॉडरेट लीडर जो थे दे वर नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बट द वे दे वर गवर्निंग इन इंडिया एट दैट टाइम। तो यहीं पर ही जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने अपना मन बनाया कि मैं इंग्लैंड में रह के यहाँ पे जो है इंग्लैंड पार्लियामेंट और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगे और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस चलाएंगे ताकि इंडियंस के लिए वहाँ पे बेटर लॉ और गवर्नेंस प्रोवाइड की जाए। तो यहीं से ही इनकी जो थी जो पॉलिटिकल जर्नी थी उसकी हम देखते हैं कि यहाँ से इनकी जो है वो थोड़ी सी स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। और इन्हीं मुद्दों के ऊपर लोगों को थोड़ा और एजुकेट करने के लिए दादा भाई नौरोजी अलोंग विद उमेश चंद्र बैनर्जी के साथ इन्होंने 1865 में एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की जिसे कहा जाता है लंदन इंडियन सोसाइटी देयर। दादा भाई नौरोजी इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, बैनर्जी साहब इसके सेक्रेटरी थे। एंड वेरी सून ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इट बिकम एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अनदर इंस्टीट्यूशन दैट वाज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1866 में की गई थी।
इस एसोसिएशन की फॉर्मेशन करने का जो एक सोल पर्पस यही था कि इंग्लैंड में रह के इंडियन की प्रॉब्लम्स को इंग्लैंड के गवर्निंग बॉडी या पार्लियामेंट तक वहाँ पे पहुँचाया जाए, जिसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एक वाकई में काबिल तारीफ रोल जो है वहाँ पे रहा है। 1874 में ये वापस आते हैं और इंडिया में इनको दीवान ऑफ बड़ौदा यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, बट यहाँ से भी इन्होंने थोड़े समय के बाद रिज़ाइन दे दिया। 1875 में ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड द टाउन काउंसिल, लेकिन दोनों ही पोस्ट से भी इन्होंने बाद में अपना रिज़ाइन दे दिया था। 1885 में व्हेन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की फॉर्मेशन की गई थी तो ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट, वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, और इसी साल में ही 1885 में इनको बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल की एज ए मेंबर जो था उसके लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया। तो यहाँ से इनकी इंडिया में जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में इनका एक मेजर रोल हमें देखने को मिलता है जब दादा भाई नौरोजी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्योंकि उस समय 1885 में फॉर्म की गई थी, और इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इसकी फॉर्मेशन से लेके इसकी जो आगे की एक्टिविटी रही है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक्टिव रोल प्ले किया है। दादा भाई नौरोजी 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए थे, पहली बार इन द ईयर 1886 में, देन इन 1893 में, और फिर 1906 में भी इनको अपॉइंट किए गए थे। दादा भाई नौरोजी पहले वो इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी बने 1893 के टाइम के ऊपर उस समय। और इस समय हम देखेंगे कि 90s के दौर में जो कांग्रेस थी इट वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर आइडियोलॉजिकल block. One was led by the moderate leader, another one was the extremist leader. And in 1906 there was a conflict going on between those two the school कि who is going to be the next president of the Congress political party and Congress at that time। और तब हम देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी कभी भी किसी ग्रुप का जो था इस इन द पार्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट वो उन्होंने किसी भी ग्रुप के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है। और दादा भाई नौरोजी जी का एक स्टेटस ऐसा था कि चाहे वो मॉडरेट लीडर थे चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एवरी लीडर ऑफ द कांग्रेस इक्वली रिस्पेक्ट नौरोजी जी। और इसी के चलते ही 1906 में दोनों ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के अंदर जो थी एक सहमति बनी और दादा भाई नौरोजी जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। और इसी साल में 1906 के अंदर ही दादा भाई नौरोजी गेव द आइडिया ऑफ द स्वराज एट दैट टाइम, जिसको पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपनली जो था इसके बारे में इसको एक्सेप्ट भी किया गया 1906 सेशंस के लिए। हालांकि स्वराज को लेके जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में बात कर चुका हूं कि स्वराज को लेके मॉडरेट का यहाँ पे मीनिंग सेल्फ रूल से था, तो जहाँ पे कुछ अरबिंदो घोष या उस समय के नेशनलिस्टिक लीडर और भी थे वो इसको सेल्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस से भी देखते रहे। स्वराज के अलग अलग मायने रहे हैं, लेकिन 1906 के सेशन में द कांग्रेस एक्सेप्टेड स्वराज एज ए गोल ऑफ द कांग्रेस एट दैट टाइम, जिसमें दादा भाई नौरोजी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर दादा भाई नौरोजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि इन्होंने जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश इंडिया में कर रहे थे उसको बहुत ही बेहतरीन वे से एक्सपोज किया था। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमिक थॉट, खासकर फाइनेंस के ऊपर कि किस तरह से हमारी पॉवर्टी, हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इंडस्ट्री, सब चीज़ों के लिए ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल हैं। और अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में लोगों के अंदर एक नई अवेयरनेस जो थी इन्होंने पैदा की। इस इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म के लिए दादा भाई ने बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे पेपरों में लिखा भी, जिसके लिए इन्होंने एक वर्क लिखा था, पेपर लिखा था, पॉवर्टी इन इंडिया इन द ईयर 1870, जिसके अंदर इन्होंने इंडिया की पॉवर्टी कंडीशन के बारे में खुल के लिखा और साथ में ये भी लिखा कि इंडियन फाइनेंस को किस तरह से ब्रिटिश जो हैं वो मिसमैनेज कर रहे हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। बाद में इन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश किया, दैट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया, और इसके अंदर उन्होंने ये जो पैम्फलेट जो था इन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए लिखा था और इसके अंदर भी इन्होंने ब्रिटिश के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को वहाँ पे एक्सपोज भी किया। लेकिन दादा भाई नौरोजी का इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ हिज फेमस ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी, जो इन्होंने यहाँ पे रखी थी कि किस तरह से इंडिया का पैसा
बिना इंडिया की डेवलपमेंट पे स्पेंड हुए इंग्लैंड जा रहा है और इंग्लैंड की बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, और इंडियन जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी के लिए जो है उनके लिए नहीं मिल रही हैं, और उनकी एक पॉवर्टी और उनकी जो आज की डिग्रेडेड कंडीशन है उसके लिए ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपनी इसी फाइंडिंग को ही उन्होंने एक अपनी बहुत बेहतरीन बुक में डिफाइन भी किया, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, और ये बुक का नाम बहुत सारे पेपरों में पूछा भी जा चुका है, दिस इज़ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको कि लंदन में पब्लिश किया गया था 1901 के पास यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ये पहले इंडियन हुए थे जिन्होंने उस समय पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया को एस्टिमेट किया था कि इंडिया में एक इंसान आज की डेट में एक दिन में कितना पैसा अर्न करता है, ठीक है। और इससे एक बहुत बड़ा एक्सपोजर यहाँ पे मैंने पहली बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक साइड पे इनका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था जो ब्रिटिश रूल का यहाँ पे इन्होंने किया, और इसी के चलते ही वांट टू रीएडजस्टमेंट ऑफ द इंडो ब्रिटिश फाइनेंशियल रिलेशन, द वे द इंडियन फाइनेंस आर मैनेज एंड एक्सपेंडिचर, और जिसी के चलते ही इनके इसी प्रेशर और इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म के चलते ही जो ब्रिटिश थे दे केम अंडर द प्रेशर एंड दे अपॉइंटेड टू कमेटी एंड कमीशन, वन वाज द फॉसेट कमेटी 1873 और एक वेलबाई कमीशन जो था 1896 में अपॉइंट किया गया था, टू लुक आफ्टर द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली द मिलिट्री एंड अनदर एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो ब्रिटिश इंडिया में उस समय कर रहे थे। वेलबी कमीशन के अंदर सिर्फ एक ही इंडियन मेंबर थे और वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी है। और जब कमीशन की जो भी फाइनल रिपोर्ट आई और जब ये यहाँ पे सेटिस्फाई उससे नहीं हुए एंड दे क्रिटिसाइज द रिपोर्ट, तो तब दादा भाई नौरोजी अलॉन्ग विद अनदर मेंबर वेडरबर्न और थॉमस कैन के साथ इन्होंने अपनी अलग से एक माइनॉरिटी रिपोर्ट दी एंड ही एक्सपोज देयर कि किस तरह से हमारी जो फाइंडिंग है उनको यहाँ पे इग्नोर किया गया है। जर्नलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने बुक्स और बहुत सारे पेपर यहाँ पे लिखे, वहाँ पे जर्नलिज्म के अंदर भी इन्होंने काम किया। 1883 में ही स्टार्टेड वॉइस ऑफ इंडिया इन बॉम्बे, यहाँ पे स्टार्ट किया गया जो बाद में इंडियन स्पेक्टेटर का पार्ट भी बना जहाँ पे। इसके साथ साथ जो उस समय के इंपॉर्टेंट पेपर थे जैसे कि इंडिया, मैनचेस्टर गार्डियन और बाकी के ब्रिटिश पेपर में भी अक्सर इनके आर्टिकल जो थे उस समय छपा जो थे वो पब्लिश हुआ करते थे, अक्सर लिखा करते थे। 1899 में ही स्टार्टेड रस्त गुफ्तार, एक गुजराती वीकली इन्होंने स्टार्ट किया था पर्टिकुलरली फॉर द सोशल रिफॉर्म इन द पारसी कम्युनिटी के लिए इन्होंने इसको जो था इसको स्टार्ट किया था। तो इससे हम देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी सिर्फ एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक एक्टिविस्ट ही नहीं थे, वो साथ साथ में सोशल रिफॉर्मर भी थे और वो एजुकेशन के बहुत बड़े प्रमोटर थे, और एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट करने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अपने लेवल पे काफ़ी काम भी किया। वेलफेयर ऑफ द पारसी कम्युनिटी, इसके लिए भी इन्होंने बेहतरीन काम किया और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन रखी, जैसे कि फ्रेम जी इंस्टीट्यूट, ईरानी फंड, पारसी जिम्नेजियम एंड विडो रीमैरिज एसोसिएशन वगैरह इन्होंने कुछ एसोसिएशन बनाई ताकि पारसी पॉपुलेशन के लिए जो था वो यहाँ पे काम किया जाए। इसके साथ साथ ही एस्टैब्लिश दी विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इन बॉम्बे को भी इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। सो अगर हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो इट इज़ ए वी कैन ईजिली सी फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि दादा भाई नौरोजी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर रहा है, और एक उन्होंने बहुत बड़ा अपनी जो लाइफ का जो पार्ट था वो नेशन और नेशन के लोगों के लिए उसको डेडिकेट किया था, वो चाहे इकोनॉमिक फॉर्म में था, चाहे पॉलिटिकल फॉर्म में था, चाहे वो सोशल रिफॉर्म में था। सो स्टूडेंट, दिस वाज द सीरीज़ ओवर द दादा भाई नौरोजी। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की आगे भी हम बहुत सारी सीरीज़ के ऊपर जो हैं वो काम साथ में करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।